सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, मैं योगेश शर्मा आज आपके साथ जूनियर अकाउंटेंट स्पेशली अकाउंटेंसी में एक टॉपिक लगता है जिसको अपन बोलते हैं गैर लाभकारी संस्थाओं के लिए लेखे, अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, यानी ऐसी संस्थाएं। सबसे पहले इसको अपन कहते क्या है, इसको देखिएगा, शॉर्ट में एनपीओ के नाम से बोलते हैं। एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, जिसकी फुल फॉर्म अपने हिंदी में क्या बोल सकते हैं, गैर लाभकारी, गैर लाभकारी संस्थान। तो देखिएगा, ये टॉपिक वर्तमान में जो है वो 12th क्लास के सिलेबस से हट चुका है, लेकिन हम जूनियर अकाउंटेंट के संदर्भ में इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो अपन प्रयास आज की क्लास में ये करेंगे कि आप तक वो कंटेंट पहुंचाया जाए जहां से इससे आने वाले 1 से 2 प्रश्न हैं वो आपके इजी तरीके से हल हो जाएं। तो उन्हीं के ऊपर अपन बात करेंगे। सबसे पहले अपन समझने का प्रयास करते हैं कि गैर लाभकारी संस्थान क्या होते हैं। साथियों, ऐसे संस्थान, ऐसी संस्थाएं जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता। समाज में बहुत सारे ऐसे संस्थान काम कर रहे हैं, बहुत सारी ऐसी संस्थाएं काम कर रही हैं जिनका उद्देश्य व्यापार करके लाभ कमाना नहीं। अब आप मुझे पूछोगे कोई उदाहरण, तो बिल्कुल मैं इससे कुछ एक एग्जांपल आपको दे सकता हूं। जैसे आप कह सकते हो, सरकारी जो अस्पताल है, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, क्या उनका उद्देश्य मरीजों से ज्यादा पैसा ऐंठना या कमाई करना थोड़ी ना होता है। वो तो अपन कह सकते हैं कि सेवा के लिए खोले गए। इसके अलावा आप कह सकते हो सार्वजनिक पुस्तकालय, इसके अलावा आप कह सकते हो खेल क्लब। तो कई सारी चीजें हैं जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, मेरे ख्याल से वो चीज आप समझ गए होंगे। ये सारे एग्जाम्पल गैर लाभकारी संस्थाओं के। यहां एक शब्द को अपन को और समझना है, वो है पेशेवर व्यक्ति। पेशेवर व्यक्ति साथियों, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोफेशनल पर्सन्स। प्रोफेशनल पर्सन क्या होते हैं? वो व्यक्ति जो किसी विशिष्ट एजुकेशन से, मान लीजिएगा मैं एग्जांपल दूंगा तो आप बढ़िया तरीके से समझ पाओगे। जैसे डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, सीए हो गया, अध्यापक हो गया। ये लोग किसी विशेष क्षेत्र में अध्ययन करके और उस ज्ञान के माध्यम से लोगों को क्या प्रदान करते हैं, ध्यान दीजिएगा, पेशेवर व्यक्ति लोगों को सेवा प्रदान करता है। ये कोई वस्तु का सेल नहीं करेगा, सर्विस प्रोवाइड करेगा। टीचर पढ़ाने का काम करेगा, डॉक्टर है वो मतलब चेकअप का देखने का काम करेगा, वकील है वो वकालत का काम करेगा। ये सारी सर्विसेज में आते हैं, सर्विस देने का काम करेंगे। और ये जो अपनी सेवा देते हैं ये विशेष दक्षता के बदले में देते हैं, और बदले में क्या प्राप्त करेंगे? इनकम इनकी फीस के रूप में होगी। तो ऐसे व्यक्ति जो किसी विशिष्ट ज्ञान को अर्जित करके उसके आधार पर लोगों को सेवाएं प्रदान करते हैं और बदले में उनसे, उसके बदले में समाज से क्या प्राप्त करते हैं? फीस प्राप्त करते हैं, वो पेशेवर व्यक्ति कहलाते हैं। अब देखिएगा, ये तो इसका बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। अब अपने इस पार्ट से ये सीखने का प्रयास करेंगे कि यहां से प्रश्न किस टाइप के उठेंगे। गैर लाभकारी संस्थाएं वो संस्थाएं जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है। अपने एक खेल क्लब के बारे में लेकर के चलते हैं। साथियों, मान के चलिएगा कि एक स्पोर्ट्स क्लब है। स्पोर्ट्स क्लब का मतलब हो गया, यहां पर बहुत सारे व्यक्ति इसलिए जुड़े हैं क्योंकि वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज का हिस्सा ले सकें। अपनी जो एक तरीके से कह सकते हैं व्यस्त जिंदगी में से कुछ पल वो खुद के लिए निकालना चाहते हैं, तो वो स्पोर्ट्स क्लब का हिस्सा बनेंगे। तो मुझे बताओ, मान लीजिए इस क्लब में बहुत सारे मेंबर सदस्य हैं, 50 मेंबर इसके मान के चलो सदस्य हैं। अब ये 50 मेंबर जब यहां आएंगे, इससे जुड़ेंगे, तो इनको इस क्लब में कुछ स्पोर्ट्स मटेरियल की भी जरूरत होगी। कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स क्लब की इनको स्थापना भी करनी पड़ेगी, उसके लिए भी इनका खर्चा लगेगा। ये सारी जरूरतें पूरा करने के लिए बताओ इनको, इन सदस्यों से किसी न किसी प्रकार के शुल्क लेने की जरूरत होगी कि नहीं होगी? भी कोई भी काम आप आज कर लो, आपको हर प्रकार के काम को करने के लिए कहीं ना कहीं रुपए पैसे की आवश्यकता होती है।
आप किसी भी प्रकार की धार्मिक संस्था चला रहे हो, वहां पर भी बिना आर्थिक तत्वों को शामिल किए हुए आप अपने उद्देश्यों को पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि आज आर्थिक युग है। ठीक वही काम मैं यहां कर रहा हूं। तो आपको ध्यान रखना है कि गैर लाभकारी संस्थाओं से संबंधित प्रश्न आपको क्या पूछे जा सकते हैं। उस पर्पज में अगर मैं आपके साथ बात करूं तो आपको एक बात तो ये ध्यान में रखनी है कि गैर लाभकारी संस्थाओं की पुस्तकें कौन कौन सी है। ध्यान दीजिएगा, मैं बात कर रहा हूं पुस्तकों की। गैर लाभकारी संस्थाओं द्वारा रखी जाने वाली पुस्तकें कौन कौन सी हैं, बुक्स कौन कौन सी है मेंटेन करते हैं। तो बुक्स में पहली जो इनकी बुक आती है वो साधारण बिजनेस की तरह रोकड़ बही आती है। क्या आती है? रोकड़ बही। अब रोकड़ बही में साथियों क्या होता है, कैश का जो लेन देन हुआ है उसका हिसाब रखा जाता है, प्रतिदिन के व्यवहारों को लिखा जाता है कि कितना कैश व्यवसाय में आया और कितना कैश व्यवसाय से गया, जिसको अपन कैश बुक बोलते हैं। सेकंड जो इनके यहां बुक काम में ली जाती है उसको अपन बोलते हैं सदस्य रजिस्टर। सदस्य रजिस्टर साथियों क्या होता है, मैंने कहा 50 मेंबर है, 50 मेंबर्स के नाम, पते और उनसे लिए गए शुल्क के बारे में संपूर्ण जो जानकारी है वो आपके सदस्य रजिस्टर में दर्ज होगी, जिसको मेंबर रजिस्टर के नाम से जानते हैं। 3 नंबर है संपत्ति या मैं कह सकता हूं सामग्री रजिस्टर। अब इसमें क्या होगा, क्लब है, अस्पताल है, पुस्तकालय है, तो निश्चित तौर पर कई सारी सामग्री आपके यहां उपलब्ध होगी। उस सामग्री की सारी डिटेल जो है वो संपत्ति या इस संपत्ति रजिस्टर के अंतर्गत दर्ज होगी। और एक आप इसमें ले सकते हो स्मरणार्थ पुस्तक और है। कौन सी पुस्तक है? स्मरणार्थ पुस्तक, जिसमें कोई भी प्रकार का उधार जो ट्रांजैक्शन है उसके व्यवहार को याद रखने के लिए रखा जाता है। तो आपको एक तो ये पुस्तकें ध्यान में रखनी है कि गैर लाभकारी संस्थाओं द्वारा अपने यहां व्यवसाय में कौन कौन सी पुस्तकें रखी जाती है, इनके नाम आप नोट कीजिएगा, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में अपन बात करें तो एक बात आपको और ध्यान में रखनी है, आपको यह ध्यान में रखने हैं कि गैर लाभकारी संस्थाओं के द्वारा रखे जाने वाले अंतिम खाते कौन कौन से होते हैं। ध्यान दीजिएगा, जिसको अपन वित्तीय विवरण बोलते हैं। तो आप हेडिंग लगाइएगा, एनपीओ द्वारा तैयार किए जाने वाले एनपीओ द्वारा तैयार किए जाने वाले अंतिम खाते। अब अंतिम खातों से निश्चित तौर पर प्रश्न बनता है। पहले अंतिम खाते की बात करूं तो पहला यहां अंतिम खाता है वो है प्राप्ति और भुगतान खाता। प्राप्ति व भुगतान खाता, जिसको साथियों इंग्लिश में बोलते हैं रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। क्या बोलते हैं? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। साथियों रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट से संबंधित क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं उन सारों की अपन चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न, इस खाते का नेचर क्या है, खाते की प्रकृति क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में नगद रोकड़ की प्राप्ति और नगद रोकड़ का भुगतान आता है, कितना आपको नगद मिला और कितना आपने भुगतान किया। तो कैश का नेचर होता है रियल, तो इस खाते का नेचर क्या हो गया? वास्तविक। वास्तविक, जिसको इंग्लिश में अपन बोल सकते हैं रियल नेचर। क्लियर? दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि प्राप्ति और भुगतान खाते में कौन से व्यवहार दर्ज किए जाते हैं। तो मेरी बात को आप बड़े ढंग से समझने का प्रयास कीजिएगा। साथियों हर वो व्यवहार जो नगद में हुआ है, भले ही वो व्यवहार चालू वर्ष का हो, भले ही वो व्यवहार पिछले वर्ष का हो, भले ही वो व्यवहार अगले वर्ष का हो। मान लीजिएगा आपने 10,000 रुपए के वेतन का भुगतान किया। अब वेतन आपको बोला जाए कि आपने पिछले वर्ष के 10,000 रुपए का वेतन का भुगतान इस साल किया, आपने अगले वर्ष के वेतन का भुगतान इस साल किया, या आपने चालू वर्ष के वेतन का भुगतान इस साल किया। बताइए कैश व्यवसाय से जा रहा है कि नहीं जा रहा? कैश अगर ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व है
तो निश्चित तौर पर वो चीज आपके रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में इंक्लूड होगी। तो मेरा कहने का मतलब हो गया, इसमें कौन से व्यवहार आते हैं जो नगद में हुए हों, भले ही वो किसी भी साल से संबंधित हो, इस चीज का यहां कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्यान दीजिएगा, नॉन कैश ट्रांजैक्शन को यहां इंक्लूड नहीं करेंगे। जैसे डेप्रिसिएशन आप लगा रहे हो, डेप्रिसिएशन निश्चित तौर पर चालू वर्ष का खर्चा है, लेकिन वो चीज नॉन कैश है, कैश में नहीं है, इसलिए उस चीज को अपन यहां इन्वॉल्व नहीं करेंगे। ये चीज आपको मोस्टली दिमाग में रखनी है। क्लियर? तो पहला खाता कौन सा हो गया? प्राप्तियों भुगतान खाता। साथियों दूसरा खाता इसके अंतर्गत कौन सा ये इंक्लूड करते हैं? तो दूसरा जो खाता है वो आपको ध्यान रखना है, वो है आय व्यय खाता। आय व्यय खाता, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम का मतलब आय, एक्सपेंडिचर का मतलब व्यय यानी खर्चा। साथियों ये खाता जो है वो लाभ हानि खाते की प्रकृति का होता है। अब लाभ हानि खाते की प्रकृति का होने का मतलब इस खाते को आप नॉमिनल अकाउंट कह सकते हो। किस प्रकृति का? नाम मात्र प्रकृति का, यानी नॉमिनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट हो गया? नॉमिनल अकाउंट हो गया। क्लियर? दूसरा महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखनी है, इस खाते में कौन से व्यवहार दर्ज किए जाएंगे, तो फिर आपको यहां से ध्यान से समझने की जरूरत है। साथियों इस खाते का नेचर, इस खाते में आने वाली जो मदें होती है वो आयगत होती है। आप पूछोगे कि आयगत मदें कौन सी होती है? ऐसी मदें जो व्यवसाय की नियमित मदें हैं। मदों का मतलब आय और व्यय दोनों, जो व्यवसाय में निरंतर तौर पर होती हैं, जो व्यवसाय में आवर्तक प्रकृति की होती हैं, बार बार होने वाली मदें यहां आती है। तो इसके अंतर्गत कौन सी मदें आएगी? मैं लिख देता हूं, केवल चालू वर्ष, केवल चालू वर्ष की आयगत मदें, केवल चालू वर्ष की आयगत मदें, चाहे वो नगद में की गई हो या नहीं की गई हो, यानी उनका जो व्यवहार है वो कैश में हो या नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो चीज अगर चालू वर्ष की है तो निश्चित तौर पर यहां आएंगी। अब जैसे मैं कुछ एक एग्जांपल आपको दे सकता हूं साथियों, आयगत मदें इन संस्थाओं की कौन सी होती है, तो आप लिख सकते हो, पहली सबसे महत्वपूर्ण आयगत मद है वो है चंदा। क्या है? चंदा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? सब्सक्रिप्शन। मतलब जो सदस्य हैं वो नियमित रूप से एक राशि का भुगतान करते हैं, जिसको अपन सब्सक्रिप्शन के नाम से जानते हैं। तो यहां से भी एक प्रश्न बनता है कि कितनी राशि सब्सक्रिप्शन की वो आपकी आय व्यय खाते में दर्शाई जाएगी, कितनी राशि है वो प्राप्ति और भुगतान खाते में दिखाई जाएगी। तो ये अपने आप में एक अलग कॉन्सेप्ट हो गया, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। दूसरा आयगत मद कौन सी होती है? उपभोग की गई सामग्री। उपभोग की गई सामग्री। साथियों उपभोग की गई सामग्री का मतलब क्या होता है? बिजनेस, माफ कीजिएगा, ये संस्थाएं हैं, ये कई सारे की एक्टिविटीज करती हैं। जैसे स्पोर्ट्स क्लब है तो वहां स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होंगी, तो निश्चित तौर पर वहां कुछ सामग्री का कंज्यूम होगा, कुछ सामग्री उपयोग में ली जाएंगी। अगर कोई पुस्तकालय है तो वहां स्टेशनरी की सामग्री का उपयोग किया जाएगा। कितनी सामग्री की लागत आपकी आई है वो चीज आपकी इस खाते में दर्शाई जाएगी। तो ये तो खर्चा हो गया, ये आय हो गई। इसके अलावा आप कह सकते हो परचेज ऑफ न्यूज़पेपर, वो भी आपके लिए नियमित खर्चा हो गया। आपने यहाँ कुछ कर्मचारी रखे हुए हैं, उनकी सैलरी वगैरह का भुगतान, वो भी आपके लिए आयगत हो गया। तो ये सारी चीजें आपकी आय व्यय खाते में दिखाई जाएगी। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट, इस खाते से किस चीज का पता चलता है? तो ध्यान दीजिएगा, आय व्यय खाते से मूलतः हमें जो पता चलता है वो या तो लाभ को लाभ नहीं बोलेंगे, यहां बोलेंगे जिसको अधिलाभ। इस खाते से अधिलाभ, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सरप्लस,
क्या बोलेंगे? सरप्लस। सरप्लस का मतलब आधिक्य, अधिलाभ या आधिक्य। क्लियर? और अगर दूसरा शब्द यहां क्या काम में लेंगे, एक तो अधिलाभ हो गया, दूसरा शब्द अपन काम में लेते हैं न्यूनता, जिसको डेफिशिएंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेफिशिएंसी। तो न्यूनता तब होगी जब व्यय ज्यादा होंगे, आय कम होगी। आधिक्य सरप्लस कब होगा? जब आय ज्यादा होगी और व्यय क्या होंगे? कम होंगे। तो ये आपका दूसरा खाता हो गया, जिसको अपन आय व्यय खाता बोलते हैं। पहला खाता मैंने आपके साथ डिस्कस किया, प्राप्ति और भुगतान खाता। दोनों का आप कंपैरेटिवली पढ़ सकते हो, दोनों में क्या अंतर है, दोनों से क्या क्या टाइप के प्रश्न बनते हैं, वो सारी बातें मैंने आपके साथ डिस्कस की। साथियों, तीसरा जो पॉइंट अपने सामने निकल के आता है वो है इन संस्थाओं का चिट्ठा, जिसको इंग्लिश में बैलेंस शीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैलेंस शीट। चिट्ठा क्या होता है? चिट्ठा एक किसी संस्था की एक दिन विशेष को आर्थिक स्थिति को बताता है। तो यहां पर भी चिट्ठा यही काम करेगा। एक दिन विशेष को व्यवसाय के पास कितनी संपत्ति है और कितने दायित्व हैं, वो चीजें बैलेंस शीट के माध्यम से हमें पता चलती हैं। एक बात आपको विशेष तौर पर ध्यान रखनी है कि बैलेंस शीट में आने वाले खाते दो प्रकार के होते हैं, एक तो व्यक्तिगत और एक वस्तुगत, यानी पर्सनल और रियल अकाउंट ही बैलेंस शीट में आते हैं। नॉमिनल अकाउंट है वो बैलेंस शीट में रिप्रेजेंट नहीं किए जाते हैं, प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं। तो आप कह सकते हो कि एनपीओ से जो अपन एक तरीके से इसका बेसिक कॉन्सेप्ट अगर कवर करने की कोशिश करें तो ये सारी चीजें इसके बारे में आपको जानकारी देती हैं कि कहां से किस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है। मोस्टली आपको नेचर के अकॉर्डिंग प्रश्न पूछा जाएगा कि कौन से चीज का नेचर क्या है। जैसे आपसे पूछ लिया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का नेचर क्या है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का नेचर क्या है, बैलेंस शीट में किस टाइप के अकाउंट्स हैं वो इंक्लूड होते हैं। ये सारी चीजें अपन ने आज की क्लास में कवर करने का प्रयास किया है। साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसको लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।